तो कैसे हो टेंथीज। आज आपने ये वीडियो जो है थंबनेल और साथ ही साथ इस वीडियो के टाइटल को देख के खोला है, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना होने दूं और आपको डायरेक्टली बताऊं क्लास 10th मैथ्स स्ट्रेटजी फॉर बोर्ड, जिसके थ्रू आप अपने स्कोर को मैथ्स के अंदर 80 से बढ़ा सको या 90 100 भी ला सको। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने दिन बाकी हैं। तो अगर मैं देखूं कि हमारे पास कितने दिन बाकी हैं और हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि हम अपने मेन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस रख रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, इन सब पे हम उतना फोकस नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो है मैथ्स, साइंस और एसएसटी। ठीक है। अब कितने दिन बाकी हैं अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, यानी इन टोटल 33 डेज जो हैं वो हैं हमारे पास। ठीक है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी मार्क कर दिए, जैसे कि 14 तारीख को वैलेंटाइंस डे और 17 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर। तो ये जो 14 तारीख का इंपॉर्टेंट डे है इसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा और इस दिन आप कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेने नहीं जाएंगे। ठीक है। हमें अब अपने जिंदगी में, अपने करियर में अगर आगे बढ़ना है तो क्लास 10th में हमें एक बढ़िया स्कोर लाना है। उसके लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस जरूरी हैं और वो हमें करने होंगे। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि मेरे मैथ्स को लेके मैं क्यों स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। मेरा चैनल तो सोशल साइंसेस ट्यूटर है, तो मैं एक बड़े भाई के नाते आपकी हेल्प करने के लिए आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो अगर मैं देखूं मैथमेटिक्स के अंदर मेरे स्कोर जो है वो है 75 ऑन 80 और 20 ऑन 20, जिसके कारण मेरा ग्रैंड टोटल जो है वो है 95 ऑन 100। ठीक है, 95%। अब बहुत लोग बोलेंगे कि क्या आपने ये 30 दिन के अंदर अचीव किया है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं कभी भी आपको गलत एडवाइस नहीं दूंगा। 30 डेज के अंदर 95 नंबर इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल मैं बता के दे रहा हूं। अनलेस एंड अनटिल आप एक अबव एवरेज इंटेलिजेंस वाले हैं या बहुत सुपर इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस रखते हैं। लेकिन उसके लिए भी अगर आपके पास सुपर इंटेलिजेंस भी है, तब भी आपको डेडिकेटेड 3 से 4 महीने चाहिए होंगे। ठीक है। तो आप बिल्कुल भी इस भ्रम में मत रहिए कि आप आखिरी 30 दिन में पढ़ के, जब आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, तो आप सीधे सीधे 95% ले आएंगे। नहीं, ये जो 95 मार्क्स हैं कंसिस्टेंट एफर्ट के थ्रू आए हैं और मैं मैथ्स में हमेशा से ही कमजोर रहा था। ठीक है, बस मेरे जो स्कोर्स थे वो 9th और 10th में इंप्रूव हुए। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट पुट इन करा। मैंने हर दिन मैथ्स को 2 घंटे दिए। ठीक है, शुरुआत से आई वॉज वेरी रेगुलर विद इट और इसलिए ये स्कोर आया है। इससे ज्यादा भी आना चाहिए था मेरे हिसाब से, पर जो भी हुआ। ठीक है। अब हम बात करते हैं दो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स की। ठीक है, एक स्टूडेंट वो है जो रेगुलर है और एक स्टूडेंट वो है जो उतना रेगुलर नहीं रह पाया किसी भी रीजन की वजह से। ठीक है, तो जो रेगुलर बंदे हैं, जो रेगुलर बच्चे हैं, उनने एनसीईआरटी सॉल्व कर रखी है। वो बस ये जानना चाहते हैं कि थोड़े से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, जिससे हम लास्ट मोमेंट पे इन पे फोकस करके इनको श्योर शॉट हिट मार पाएं, जिससे हमारा स्कोर जो है वो बढ़ जाए। इनका मेन काम है स्कोर मैक्सिमाइजेशन का। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, यानी कि नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स पे। इन्होंने एनसीईआरटी नहीं करी है, इनको बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं जिससे ये अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर पाए, यानी कि 80, 82, 85 इतने मार्क्स ये ला पाए। तो ये वीडियो जो है दोनों कैटेगरी के लिए है। ठीक है, आप बिल्कुल ही मत सोचिए कि अगर आप रेगुलर रहे तो आपको ये वीडियो की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है मेरे हिसाब से। जो स्ट्रैटेजी वीडियो है वो आपके प्रेपरेशन को एकदम अलाइन कर देती है आपके स्कोर गोल से। हो सकता है ये रेगुलर वाला बच्चा जो है ये बहुत अच्छा है पढ़ने में, इसने एनसीईआरटी सॉल्व कर रखी है, लेकिन अगर लास्ट मोमेंट पे भटक गया, लेट से ये बेकार के टॉपिक्स के अंदर ज्यादा फोकस करने लगा, तो इसका स्कोर जो है वो डिप हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल फिलोसॉफिकल और एनालिटिकल रूल की, जिसका नाम है दी 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या कहता है कि अगर आप 20% जो चीजें हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप वो कर लेते हैं तो आप उससे 80% आउटपुट को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको 80% चीजें नहीं करनी है, आपको सिर्फ 20% सबसे इंपॉर्टेंट स्टफ करना है, जिसके थ्रू आप 80% का जो स्कोर है, 80% का जो आउटपुट है, वो आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और इसीलिए यहां पे जैसे हमने ऊपर देखा 33 डेज बाकी थे, तो मैंने 8 दिन जो है वो छोड़ दिए हैं आपके रिवीजन के लिए और हम बात करेंगे सिर्फ 25 दिनों के लिए। ठीक है, अब
ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए 2 प्री रिक्विजिट है। सबसे पहली चीज आपको फोकस रखना है, ठीक है। आपको ये वैलेंटाइंस जैसी चीजों पे, फालतू चीजों पे अपना टाइम नहीं खर्च करना है, ठीक है। पूरा एक वैलेंटाइन वीक नहीं मनाना है ना, बहुत लोग होते हैं ये वाले। और साथ ही साथ आपको फोकस करना है अपने एनसीईआरटी पे, सैंपल पेपर्स पे और पीवाईक्यूज पे। सबसे ज्यादा फोकस जो है आपका पीवाईक्यूज पे ही होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी से सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस तरीके से एनसीईआरटी को सॉल्व करना है वो भी मैं समझाऊंगा अगर आपने नहीं किया है तो। सैंपल पेपर ओनली 1 to 2 सैंपल पेपर्स, वो आपको बिना सोल्यूशन देखे खुद से सॉल्व करके देखना है, ठीक है। अब हम आते हैं सिलेबस डिस्कशन पे। आप सबको सिलेबस पता होगा, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मैं ये वीडियो को एकदम अच्छे से सिस्टमैटिकली डिस्कस करना चाहता हूं, इसलिए मैंने सिलेबस लिखा है। जो आपकी सीबीएसई है वो आपके मैथ्स को 7 यूनिट्स के अंदर डिवाइड करती है। सबसे पहला यूनिट है द नंबर सिस्टम्स, फिर है अलजेब्रा, फिर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर है ज्योमेट्री, और फिर है ट्रिग्नोमेट्री, और फिर है मेंसुरेशन, और फिर है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब आप बोलोगे कि ये साइड में ये मार्क्स क्या लिखे हुए हैं, ये नंबर क्या लिखे हुए हैं, तो मैं बोलूंगा ये है वेटेज। यानी कि नंबर सिस्टम से सिर्फ 6 मार्क्स से सवाल आएंगे, अलजेब्रा से 20 मार्क्स के सवाल आ सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स से सवाल आएंगे, ज्योमेट्री से 15 मार्क्स से सवाल आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स के सवाल आएंगे, मेंसुरेशन से 10 मार्क्स के सवाल आएंगे, और प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स के सवाल आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा यूनिट जो है वो ज्यादा वेटेज कैरी करता है, यानी किससे आप ज्यादा वेटेज स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अलजेब्रा आपको करके जाना चाहिए 20 मार्क्स, ठीक है। ज्योमेट्री आपको करके जाना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री करके जाना चाहिए, मेंसुरेशन करके जाना चाहिए। बहुत लोग आपको ये एडवाइस देंगे पर मैं ये एडवाइस नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री जैसी चीजें हैं जैसे ट्रायंगल, सर्कल्स, ये करने में टाइम ज्यादा लगता है। तो जो ज्योमेट्री जैसे जो टॉपिक्स हैं उसमें आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और एफर्ट के हिसाब से जो मार्क्स हैं वो उतने भी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं लग रहे मेरे को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक गाइडेड प्लान देने आया हूं। और ये चीज जो है रेगुलर स्टूडेंट्स क्या करेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, तो वो सबसे पहले इन ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स को ही करिए, जैसे कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, और फिर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आप तो ये वेटेज के हिसाब से जाइए, जिसका सबसे हाई वेटेज है उसको पहले पहले निपटाते जाइए। लेकिन जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं दिखाई है, और अब वो इन आखिरी के 20-25 दिनों के अंदर अपना स्कोर जो है उसको बढ़िया से बढ़िया करना चाहते हैं, उनके लिए है ये हाउ टू गो अबाउट। दिस इज फॉर कैटेगरी 2, ठीक है। कैटेगरी 2 में आपको क्या करना है, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज्यादा रेगुलरिटी नहीं दिखाई है, तो आपको हाई वेटेज भी चुनना है और इजी टॉपिक्स भी चुनना है, ठीक है। क्योंकि इजी टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जिसके थ्रू आप अपने मार्क्स को एकदम श्योर शॉर्ट सिक्योर कर पाएंगे, ठीक है। अब ये करने के लिए देखिए आपका मैथ्स का एग्जाम जो है बहुत पास है, ठीक है, 17 फेब, बहुत पास है आपका मैथ्स का एग्जाम। तो मैं ये चाहता हूं कि आपका जो फोकस है वो मैथ्स पे सबसे ज्यादा रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास मैथ्स को पढ़ने के लिए कोई बीच में एक्स्ट्रा छुट्टियां नहीं है, लाइक फॉर अदर एग्जाम जैसे आपका साइंस हो गया, आपका एसएसटी हो गया। ज्यादा गैप्स नहीं मिले हैं आपको कि आप कहीं कहीं से टाइम काट काट के उसको निकाल सकें। आपके पास जो टाइम है वो यही टाइम है, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि आप पर डे मैथ्स को 4 घंटे दीजिए एटलीस्ट। अगर आप इससे ज्यादा दे सकते हैं, आप ज्यादा पढ़ने की अपने दिल के अंदर एक तरह से बोलते हैं ना कुव्वत रखते हैं, तो आप जरूर से जरूर वो करिए, बिल्कुल मना ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं क्या हमें कैसे करना है। 15, 16, 17, ठीक है, 15, 16, 17 ये डेट्स, 15, 16, 17 जनवरी, इसमें आपको खत्म करना है अपना रियल नंबर्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों खत्म करना है? देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसकी थ्योरी जो है आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करिए कि बहुत ही शॉर्ट वीडियोस हो, ठीक है। मतलब पर चैप्टर 20 से 25 मिनट की ही वीडियो हो। एनसीईआरटी से कैसे करना है मैं बताता हूँ। एनसीईआरटी से आपको रिपीटेड पैटर्न सवाल नहीं करने, ठीक है, कि एक ही तरह का सवाल जो उसको करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं घिसे जा रहे हैं, नहीं। वेराइटी के सवाल होते हैं आपकी। अगर मान लो एक्सरसाइज 1.1 है तो उसमें 3 सवाल अगर सेम वैरायटी के होंगे तो 3 सवाल अलग अलग वैरायटी के भी दिखेंगे आपको। तो आप इन 3 तरह के अलग अलग क्वेश्चंस को करिए
और इससे अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। और फिर आप लगाइए सिर्फ 24 और 25 के 2 साल के जो पीवाईक्यूज हैं इस इन दोनों चैप्टर्स से आए हुए, रियल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, इनको करिए और इन चैप्टर्स को बढ़िया से रिवाइज करिए। ठीक है, साथ ही साथ ये इन 3 दिनों में हो जाना चाहिए। ठीक है, 12 घंटे से ज्यादा का टाइम लगना ही नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि मैंने 4 घंटे का बोला है मिनिमम, तो 12 घंटे से ज्यादा का टाइम तो लगेगा ही नहीं इनमें। ठीक है, मान लो अगर 2 घंटे आप इसकी थ्योरी, 2 घंटे आप इसकी थ्योरी में लगा भी देते हो, तो भी आपके पास कितने बचे? 8 घंटे बचे, विच इज लाइक मोर देन इनफ। 4 घंटे इसकी प्रैक्टिस, 4 घंटे इसकी प्रैक्टिस, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां से आपने अपने 12 मार्क्स सिक्योर कर लिए, इजी, एकदम इजी। और होगा क्या, क्योंकि आपने 2 यूनिट्स जो हैं वो खत्म कर लिए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले 5-6 दिनों पे। अब मैं बात करता हूं 18, 19, 20, 21, 22 और 23। 23 जो है वो एक तरह से एक्स्ट्रा दिन है, अगर कोई आपके बीच में कोई दिक्कत आती है तो। मैंने पूरा ख्याल रखा है कि मैं नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसीज को इनकॉर्पोरेट करके ये स्ट्रैटेजी आपको बताऊं। ये नहीं है कि मैं एकदम आइडियलिस्टिक मान लूं कि आप तो दिन में 6-6 घंटे पढ़ ही रहे हो, नहीं। मैंने इस तरह से देखा है कि आपके आखिरी के 25 दिन हैं, आपने मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ा है, आपकी एकदम हालत फटी हुई है। ठीक है, लेट्स से। तो जब इंसान डर में होता है तो वो ज्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस, अगर कोई दिक्कत आती है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा दिन भी यहाँ पे लगाया है। तो अलजेब्रा 20 मार्क्स का यूनिट है। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला अगर कोई यूनिट है तो वो है ये। इसकी थ्योरी है, आप पूरी तरह से करिए। अलजेब्रा के अंदर टॉपिक्स जो हैं आपके ये हैं: पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आप जो थ्योरी है वो इनकी पूरी ही देखिए। ठीक है, एनसीईआरटी या आप यूट्यूब से कहीं से भी देखते हैं। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से देखिए, और एनसीईआरटी से जैसे मैंने बताया सेम पैटर्न के सवाल नहीं करने हैं, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस को हैंडल करना आना चाहिए। हर एक्सरसाइज में से सिर्फ 5 क्वेश्चन चूज करिए जो अलग अलग तरीके के हों, सेम तरीके के नहीं हो, और उनको करिए, उनसे अपनी प्रैक्टिस को बिल्ड करिए। और 24 और 25 के पीवाईक्यू करिए, इसमें भी सेम तरह के पीवाईक्यू मत करिएगा, वैरायटी के पीवाईक्यू करिएगा। ठीक है, टाइम बचेगा आपका, एंड ऑब्वियसली मैं अभी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर हम आते हैं, आपका जब ये 2 यूनिट खत्म हो जाते हैं तो आप देखिए आपने कितने मार्क्स स्कोर कर लिए, 20 प्लस 12, 32 मार्क्स आपके यहाँ पे सिक्योर्ड हैं विथ थ्योरी, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू। अब हम आते हैं अगले 4 दिनों पे। ठीक है, 24, 25, 26, 27 जो है ये एक एक्स्ट्रा दिन है इन केस ऑफ सम दिक्कत। स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान, थ्योरी में सिर्फ 1 से 2 फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं इसके बताऊंगा। स्टेटिस्टिक्स के सिर्फ 2 से 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उन पे आप फोकस करिए, एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करिए इनकी। सीधी सीधी बात, इनकी जो प्रैक्टिस है, जो ये आसान टॉपिक्स हैं, इनकी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि आप एग्जाम में इनके क्वेश्चंस देखो तो आप उनको कर पाओ। ठीक है, आपको ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये कैसे करते थे, नहीं, आपको होना चाहिए कि अरे इसको तो मैं सोते सोते भी कर दूंगा। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया होनी चाहिए। एनसीईआरटी से सेम वही चीज, डिफरेंट पैटर्न के सवाल उठाइए। पीवाईक्यू से जो है डिफरेंट पैटर्न के सवाल करिए और बढ़िया से करिए। ठीक है, इससे आपके 11 मार्क्स, तो 20 प्लस 12 प्लस 11 कितने हो गए? 12 प्लस 11 कितने होते हैं? 3, 23, 43 मार्क्स आपने यहां से सिक्योर कर लिए। अब हम आते हैं मेंसुरेशन पे। ठीक है, 28, 29, 30, 1, 2, इसमें आप पांचों दिन यूज कर लीजिए, या एक दिन को आप एक्स्ट्रा रखिए, इस पे आप रिवीजन भी कर लीजिए। और हाँ, आपको ये जितना आपने पढ़ते जाना है, इसको रिवाइज भी करते चलिएगा, कहीं ये ना हो कि जितना आगे का पढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं। ठीक है, मेंसुरेशन 10 मार्क्स का है, और 10 मार्क्स में सिर्फ फॉर्मूला है, तो एक फॉर्मूला शीट अगर आपको नेट पे मिल जाती तो वो ठीक है, वरना आप खुद बनाइए। और बार बार इन 5 से 6 दिनों में, या आगे भी जो आगे भी आप करेंगे, उसमें भी आप क्या करिए कि रेगुलर राइटिंग करिए फॉर्मूलाज की। यानी फॉर्मूला को लिख लिख के, बिना देखे खुद से सोचिए कि इसका फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, इसको याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, और लिखिए। एनसीईआरटी सॉल्विंग जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है इसके अंदर, और कॉन्सेप्ट जो है वो भी प्राइमली मैटर करता है। कि आपको ये बताना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा बनाया है तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है कि टोटल सरफेस एरिया लेना है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
तो कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा प्राइम मैटर करता है और एनसीईआरटी सॉल्विंग ज्यादा मैटर करती है विद फॉर्मूलाज। पीवाईक्यू जो है इसके नॉनदलेस सेम ही आते हैं, ठीक है। सॉरी, पीवाईक्यूज इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे, ठीक है। जो बुक के अंदर सवाल हैं उसी की तरह सेम आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस रखिए और इससे आपका जो मेंसुरेशन है वो भी सिक्योर हो जाएगा। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री जो है ये लोगों को फूटी आंख नहीं भाता है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज टेक्निकल, ज्योमेट्री जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रिटोरिकल हो जाता है। रिटोरिकल इन द सेंस कि इसकी जो प्रूफ्स हैं कि आपको एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, ये प्रूफ करना है, वो प्रूफ करना है, दैट बिकम्स अ बिट टैड बिट डिफिकल्ट, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि ज्योमेट्री जो है इसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स आते हैं आपके, ट्राइंगल्स और सर्कल्स। अगर आप देखिए 15 मार्क्स का है और ट्रिग्नोमेट्री आपके 12 मार्क्स का है, ठीक है। तो इन दोनों पे हमने सबसे आखिरी में काम करना है, ठीक है, इन दोनों यूनिट्स पे। क्यों? क्योंकि अब तक हमारे पास हमने मेंसुरेशन ये सारे यूनिट्स जो है सिक्योर कर लिए हैं। तो अब अगर हम इन पे फोकस करते हैं तो हमारे पे टेंशन उतनी नहीं रहती है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है, और फॉर्मूला एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। और इससे जो सवाल हैं वो बेसिकली आइडेंटिटी सॉल्विंग के ही आएंगे। जैसे आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है ना कि साइन थीटा बाय 1 + कॉट थीटा, कुछ ऐसा आपको सवाल होगा आपके बुक के अंदर। तो ऐसे वाले सवाल जो हैं, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना, ये सारे सवाल जो हैं ये ज्यादा पूछे जाते हैं इन टॉपिक से, ट्रिग्नोमेट्री से। और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है उससे आपको क्या सीख के जाना है, उससे आपको साइन, टैन, कॉस, 30, 45, 60, 90 के वैल्यूज पता होने चाहिए। आइडेंटिटीज में आपको आना चाहिए। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट पार्ट हो सकता है, तो इसीलिए हमने इसको आखिरी में चूज किया कि अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जो है ये थोड़ा रिलेटिवली इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ ये 30, 45, 60, 90 का ही यूज है, तो ये थोड़ा सा फिर भी इजी है। लेकिन आइडेंटिटीज अगर आप कर पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप उतना उस पर ध्यान मत दीजिए, आप इनके जिस तरह के सवाल आ रहे हैं बस उसके ऊपर फोकस करिए। फिर हम आ जाते हैं ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री सरदर्द था मेरे लिए भी, ठीक है, और मैं इसीलिए कह रहा था कि जो लोग रेगुलर नहीं हैं वो इसमें थोड़ा सा अटक सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर राइटिंग ऑफ प्रूफ्स मांगता है। यानी कि जो सवाल आपने बुक्स में किए हैं जैसे कि ट्राइंगल्स में, सर्कल्स में सिमिलैरिटी प्रूफ करना, ये करना, अगर आपने इनको बार बार कर करके नहीं देखा है और इनको आपने थोड़ा बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं किया है तो इस पे ग्रास्प लाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इस पे थोड़ा सा ग्रास्प लाना मुश्किल है। और मैं यही कहूंगा कि इतना डरने की जरूरत नहीं है। इसमें से भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप सीधे सीधे कर लेंगे तो ये भी सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा इन दोनों यूनिट पे ज्यादा अपना माथा खपाने का या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना इसमें से बोला जाए उतना ही करिए, जितना इसमें से बोला जाए उतना ही करिए। आपके पास टाइम कम है तो आपका फोकस उन चीजों पे ज्यादा होना चाहिए जिसको आपने बढ़िया से किया है, ठीक है, और जो आसान है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हम चलते हैं आगे कि हाई वेटेज टॉपिक्स। ये तो आपके हाई वेटेज यूनिट्स को आपको कैसे किस ऑर्डर में करना है, क्या स्केड्यूल होना चाहिए वो मैंने बताया। अब हम बात करते हैं हाई वेटेज टॉपिक पे। और हाँ, बहुत लोग बोलेंगे 17 को है पेपर, आपने इतने सारे दिन क्यों छोड़ दिए? ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि मैंने यहाँ पे बफर बफर डेज दिए हैं कि इन केस आपका कोई यूनिट जो है और डेज को मांगता है, लेट से आपको अलजेब्रा में 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग गए, तो आपको ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए एक्स्ट्रा 3 से 4 दिन मैंने दिए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाई वेटेज टॉपिक्स पे, ठीक है। पूरे पूरे चैप्टर्स तो देखिए, जो आसान वाले यूनिट्स हैं आपको उसके पूरे पूरे चैप्टर पढ़ने हैं ताकि कुछ भी मिस ना हो पाए, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ कुछ चीजें जो हैं वो गारंटीड हैं कि इनके सवाल जो हैं आए हैं और पीवाई के एनालिसिस से मैंने ये ढूंढ के भी निकाले हैं। तो रियल नंबर से आप सीधे सीधे ये देखिए कि क्या चीज प्रूफ करने को पूछी जा रही है। अंडर रूट एक्स या अंडर रूट x + y, जैसे कि 2 + ऐसे कुछ 3y अगर करके कुछ है तो इसको प्रूव करो कि ये इरेशनल है कि नहीं है, ठीक है। ये वाले सवाल आपको करने हैं। दूसरा, पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर से आपको रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे एक्स्ट्रा फोकस रखिएगा। लीनियर इक्वेशंस में आपको ग्राफिकल मेथड का कॉन्सेप्ट समझना है और साथ ही साथ वर्ड प्रॉब्लम्स करनी आपको आनी चाहिए। और सॉल्विंग तो ऑब्वियसली है ही, जब वर्ड प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करोगे तो 2 इक्वेशंस आएंगी, उनको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाता है अलजेब्रा में से वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है। ठीक है, इस टॉपिक को तो आप जितने बढ़िया से करके जाओगे उतना आपके लिए सोने पे सुहागा। ठीक है, इसमें सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट जो आपका डी होता था। ठीक है, कि डी अगर ग्रेटर देन जीरो है, डी इक्वल टू जीरो है तो इक्वल रूट्स होते हैं, डी इक्वल जीरो से कम है तो क्या बोलते हैं उसको, अनरियल रूट्स होते हैं। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। दूसरा, वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्पीड और टाइम टेकन बाय टैप्स, ये सारे सवाल जो हैं ये होने चाहिए आपको। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सम ऑफ एन टर्म्स वाला, और ए एन और एल यानी कि लास्ट टर्म और या फिर nth टर्म निकालना आपको आना चाहिए। और जो इसके थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनकी वैरायटी को आप समझ के या सोल्यूशन आप उनका देख लीजिएगा, और एक आध को आप करके भी देखिएगा। ठीक है, ये हो गया। ट्राइंगल्स, जैसा मैंने बताया ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स इज ऑफ पीक इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा सवाल इसी टॉपिक से आए हुए हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे आसान टॉपिक है। ठीक है, कोई मेरे को अगर बोले ना कि अगर आपको किसी से मार्क्स सिक्योर करना है तो मैं बोलूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, y2 माइनस वाई वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर और ये करके अंडर रूट करके निकाल देना है, बस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सेक्शन फॉर्मूला भी सेम। ट्रिग्नोमेट्री पे अगर हम आए तो जैसे मैंने बताया आइडेंटिटी सिंप्लीफिकेशन पे, जैसा मैंने बताया था साइन थीटा बाय वन प्लस कॉट थीटा का सवाल होगा, इक्वल टू समथिंग होगा, ये करके दिखाओ। तो ये आपको आना चाहिए, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस करने के लिए वैल्यू ऑफ साइन कॉस टैन आपको पता होना चाहिए, 30 45 60 90 जीरो का। और एंगल ऑफ एलिवेशन वाले सवाल जो हैं ज्यादातर देखे गए हैं। ठीक है, सर्कल्स में टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, प्राइम इंपॉर्टेंस टेंजेंट थ्योरम सर्कल्स में। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में एरिया ऑफ सेक्टर वाला जो फॉर्मूला है और जो सवाल है वो आपको देखने होंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जैसा मैंने बताया, आपको कोई ऐसे दे देगा कि भाई बताओ इसका पूरा एरिया क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स जो है, यू शुड बी स्ट्रांग इन दैट। स्टैटिस्टिक्स में वैसे तो आपको पूरा ही चैप्टर करके जाना चाहिए, ताकि आप इसके अंदर अगर कोई भी सवाल आए तो आप इसको सिक्योर मार पाए। लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट, ताकि ये उन बच्चों के लिए जो रेगुलर रहे हैं और जो इस वीडियो को इस उम्मीद से देख रहे हैं कि उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट पता चले, तो ऑब्वियसली मीन के क्वेश्चन से ज्यादा फोकस रखिए, और स्टेप डेविएशन मेथड, दी बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज इस पे ज्यादा फोकस रखना। प्रोबेबिलिटी का तो सेम सिंपल सा ही है, कुछ ज्यादा है ही नहीं, बेसिक प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला आपको करने हैं। ठीक है, अब एक टाइम टेबल डिस्कस कर लेते हैं यार। 17 फरवरी को आपको मैथ्स का पेपर है, 25 फरवरी को आपको साइंस का पेपर है, 2 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है, और 7 मार्च को आपका एसएसटी का पेपर है, यानी इसके बीच में 4 दिन का गैप है। ठीक है, और साइंस के अंदर भी अगर मैं इंग्लिश के बाद से देखूं तो 3 से 4 दिन का गैप है। तो हमें बेवकूफों की तरह इंग्लिश में इतना सारा टाइम नहीं खपाना है, या फिर हिंदी में इतना सारा टाइम नहीं खपाना है। मैथ्स का पेपर आप दे के आए, आप 3 से 4 घंटे रेस्ट करिए, और इंग्लिश जो है, ये जो 25 दिन है, इसमें आप हर दिन अपने दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए इंग्लिश का एक एक चैप्टर पढ़ते जाइए। ठीक है, जैसे बोर हो गए मैथ्स का कोई चैप्टर पढ़ पढ़ के, तो क्या करेंगे, बीच में इंग्लिश या हिंदी उठाई, उसका एक चैप्टर खत्म किया। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि जब आप अपने मैथ्स का पेपर दे के आएंगे तो आपके दिमाग पे बोझ नहीं होगा कि यार हमें इंग्लिश का भी पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश को आप क्या करिए, आपने इतनी बार पढ़ रखा है, इंग्लिश को आप सिर्फ 2 दिन में रिवाइज करने की कोशिश करिए विद पीवाईक्यूज, और इसको खत्म करिए। ठीक है, 17 से 19 में खत्म, 2 दिन आपके पास एक्स्ट्रा, और फिर आपको गैप मिला है 3 से 4 दिन का, तो आपके पास 6 दिन हो जाएंगे साइंस को पूरा करने का। ठीक है, तो हमें स्मार्टली सोचना है यार, हमें बेवकूफों की तरह प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको अपना स्कोर बढ़िया करना है तो ऑब्वियसली दीज आर दी सैक्रिफाइसेस दैट आर रिक्वायर्ड, और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल ये सैक्रिफाइसेस करिए। ठीक है, मैंने भी ये सैक्रिफाइसेस करे हैं, आप भी ये सैक्रिफाइसेस बिल्कुल से बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 27 फरवरी को है कंप्यूटर आईटी, 27, 28, 1 और 2, हिंदी में भी क्या है, कम टाइम है, लेकिन आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी 1 से 1.5 दिन के अंदर अंदर हिंदी को भी खत्म करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और फिर एसएसटी पे आपको लग जाना है पढ़ने में। ठीक है, ये प्राइम इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, तो इन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए रादर देन इंग्लिश, हिंदी। नहीं, बच्चे इसी में 3 3 4 4 दिन खपाते हैं अपने सर। ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं करना। इसमें टाइम खराब करना मतलब अपने बाकी सब्जेक्ट से आपने टाइम छीन लिया रिवीजन का, और जो रिवीजन का जो बीच का टाइम मिला है उसमें भी आप टेंशन में ही रहोगे। फिर आपको लगेगा बड़े कम दिन है, रोते रहेंगे कि अरे कम दिन है, कम दिन है। नहीं, कम दिन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे दिन है अगर आपको स्मार्टली यूज करना आता है टाइम। ठीक है, अगर आपको एक वीडियो चाहिए साइंस के लिए तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए,
कि आपको वीडियो चाहिए साइंस के लिए, और सब्सक्राइब करिए बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोग जो हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं, वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं आपकी पूरी दिल से मदद करना चाहता हूँ एज अ बड़ा भाई, और आपको एडवाइस देता हूँ एज अ मेंटर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।